1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 14 नंबर और 15 नंबर, ये सब क्वेश्चन आप लोग को करके ही जाना है। तो जय हिंद दोस्तों, तो आज आप लोग को मेजर 2 हिंदी ऑनर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले। देखिए आप लोग को एक बात बता देते हैं। देखिए मैं आपको 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन देता हूँ और मैं आप लोग को बता देता हूँ केवल आप 15 क्वेश्चन कर लीजिए, ना कोई और पीडीएफ आपको देखना है, ना ही और कोई वीडियो करना है। केवल आप इन 15 क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन के, तो आप लोग के एग्ज़ाम में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आप लोग बना लेंगे, उसके लिए अलग से आप 20 क्वेश्चन कर लीजिए। यानी 15 तो क्वेश्चन करना है आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, जिसमें 15 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और 1 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे। बस इतना कर लीजिए। इसके बाद ना ही कोई आपको पीडीएफ देखना है, ना ही कोई और वीडियो देखना है, बस इतना कर लेना है। तो चलिए आप लोग का सिलेबस है दिखा देते हैं पहले। तो कल या परसों आप लोग का एग्ज़ाम ही है, और सिलेबस अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो क्या ही बोलें। तो देखिए आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे वो पढ़े थे आदिकाल और भक्तिकाल, और इस बार सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, उसमें पढ़ रहे हैं रीतिकाल और आधुनिक काल। अगर आप लोग जानते होंगे तो पता होगा कि हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हिंदी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में से पहला आदिकाल है जो आप लोग पढ़ चुके हैं, भक्तिकाल भी पढ़ चुके हैं, और आपको पढ़ना है आपकी बार रीतिकाल से आधुनिक काल। रीतिकाल और आधुनिक काल का समय कालखंड अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग को याद रखना है, रीतिकाल का कालखंड है 1750 से 1900 तक, और जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का कालखंड है 1900 से अब तक, यानी जो वर्तमान है, वर्तमान तक क्या कहा जाता है, तो आधुनिक काल कहा जाता है। ये आप समझ सकते हैं। तो लोग को कालखंड याद रखना है, और रीतिकाल के कालखंड और आधुनिक काल के कालखंड दोनों को आप लोग को याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है। अब आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। यहाँ देख लीजिए आप लोग का सिलेबस है, यहाँ से आप देख सकते हैं आप लोग का सिलेबस यूनिट 1 यूनिट 2 में दिया है। तो देखिए आप लोग को रीतिकाल के प्रमुख कवि को पढ़ना है, और उनका कौन कौन से काव्य यानी कौन से कविते थे, कौन कौन से कहानियाँ थे, उन सब के विषय में पढ़ना है। रीतिकाल और भक्तिकाल आधुनिक काल आप लोग को पढ़ना है। तो डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आप लोगों के लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। और आप लोग को बता देते हैं कि केवल आप 15 क्वेश्चन कर लीजिए, आप लोग के एग्जाम में फिक्स है। जो आप लोग के साथ स्टूडेंट बैठेगा उनसे बहुत अच्छा नंबर ला लीजिएगा। पहला प्रश्न है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है, यानी कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ चली थी रीतिकाल के दौरान। तो श्रृंगार प्रधानता। देखिए एक बात और बताना चाहते हैं, जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल अगर पूछ लिया जाए कि रीतिकाल को क्या अन्य किस नाम से जाना है, तो आप लोग को बता देना है श्रृंगार काल। अलंकारिता, नायिक भेद, काव्य कला और दरबारी संस्कृत रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, यानी रीतिकाल में समाज कैसा था, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड, जो आप लोग सुनते हैं इंग्लिश में बोलते हैं। तो रीतिकाल के राज दरबारों का प्रभाव विलासिता, सामंती व्यवस्था और श्रृंगारी संस्कृति का विकास हुआ। तो जो रीतिकाल में उसमें समाज जो प्रभाव था, विलासिता मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत अधिक उपयोग करता हो, या विलासिता मतलब कह सकते हैं अमीरी वाला जीवन, विलासिता कह सकते हैं। सामंती व्यवस्था मतलब जो सामंत किसे कहते हैं, जो आप लोग जानते होंगे मंदिरों में जो पंडित रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, सामंत। तो सामंत व्यवस्था थी, और श्रृंगारिक संस्कृति थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के प्रमुख काव्य भेद कौन से हैं, तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य रीतिकाल के प्रमुख काव्य भेद हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। रीतिकाल के प्रमुख काव्य भेद कौन कौन से हैं, तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्ति। और देखिए लास्ट में आप लोग को, अगर आप लोग 15 क्वेश्चन नहीं कर पाते तो आप लोग को 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। केवल आप 15 मार्क्स के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, आप पासिंग मार्क्स प्लस ला सकते हैं। 6 क्वेश्चन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए 6 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से आप लोग के एग्जाम में फिक्स है 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकता है, यानी 40 से 45 मार्क्स आप लोग का कवर हो सकता है केवल 6 क्वेश्चन से। तो 6 क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे, और आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य से क्या तात्पर्य है। तो रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य है कि जिस काव्य में काव्य शास्त्रीय नियमों, रस, अलंकार और नायिक भेद का व्यवस्थित वर्णन हो उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। रीति सिद्ध काव्य में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रत्यक्ष वर्णन कम, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, कम सामने जो देख पा रहे हैं, कम, उनका कलात्मक प्रयोग अधिक दिखता था।
देखते हैं 6वां प्रश्न, रीति मुक्त काव्य क्या है? जो आप लोग को बताया था काव्य भेद, तो 3 भेद बताए थे, रीतिबद्ध बताए थे, रीति सिद्ध बताए थे और रीति मुक्त। ये तीसरा है रीति मुक्त काव्य क्या है? रीति मुक्त काव्य व्यक्तिगत प्रेम, अनुभूति, अनुभूति मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, और भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पर आधारित काव्य है। आगे बढ़ते हैं, केशव दास कौन थे? तो आंसर देखते हैं, केशव दास रीतिकाल, याद रखना आप लोग को, रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया है और कवि प्रिया है, याद रखना है, पूछ लिया जाए 1 मार्क्स में। ये सब क्वेश्चन अक्सर आप लोग को देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, केशव दास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो केशव दास की प्रमुख रचना हो जाएगी, केशव दास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग को करा ही दिए। 9वां प्रश्न है, बिहारी किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो आप लोग पढ़े होंगे, बिहारी अपने प्रसिद्ध दोहा संग्रह बिहारी सतसई के लिए प्रसिद्ध है। तो इस शॉर्ट में आंसर इतना भी लिख सकते हैं, बिहारी सतसई के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न देखते हैं, बिहारी सतसई की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कौन सी चीज़ें विशेष है जो दोहा है बिहारी सतसई? तो बिहारी सतसई में संक्षिप्त दोहों का माध्यम से दोहों के माध्यम से श्रृंगार, नीति और जीवनानुभवों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब क्या? व्यक्त किया गया, यानी व्यक्त किया है मतलब बताया गया है। तो जो बिहारी सतसई संक्षिप्त दोहों मतलब, संक्षिप्त मतलब आप लोग जानते हैं बहुत शॉर्ट दोहों में बताया गया है, श्रृंगार के माध्यम से, नीति और जीवनानुभवों मतलब जीवन के अनुभव के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं, बिहारी के काव्य की प्रमुख भाषा क्या है? तो बिहारी के काव्य की प्रमुख भाषा वज्र भाषा है। और वज्र भाषा कहाँ बोला जाता है एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जिसमें अलंकार और भाव्य सौंदर्य का सुंदर प्रयोग मिलता है। यानी जो वज्र भाषा है उसमें क्या क्या वर्णन मिलता है? तो अलंकार और भाव्य सौंदर्य का। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं, धनानंद किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो धनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जो आप लोग को काव्य भेद बताए थे उनमें इनके काव्य में व्यक्तिगत प्रेम और विरह की प्रधानता है। यानी जो धनानंद है वो व्यक्तिगत प्रेम मतलब यानी जो अपना पर्सनल जीवन का प्रेम था, और विरह मतलब क्या होता है? यानी किसी से आप दूर चले गए, यानी जिसे बहुत प्रेम करते थे उससे आप दूर आ गए, उसको क्या कहें, या उससे नहीं मिल पा रहे हैं या कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसे कह सकते हैं विरह, विरह की प्रधानता है। धनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो धनानंद के काव्य में प्रेम की व्यक्तिगत अनुभूति, विरह वेदना, आत्मीयता और भावों का स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिलती है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आधुनिक काल का आरंभ हिंदी साहित्य है किस युग से माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ श्रेय सामान्यतः भारतेंदु युग को दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जानते हैं, आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध लेखक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 15वां प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? तो भारतेंदु ने हिंदी गद्य, नाटक, पत्रकारिता और राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16वां प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी? तो भारतेंदु युग को ही आप लोग याद रखिएगा आधुनिक काल के रूप में। आप लोग अगर आधुनिक काल नहीं दिया जाए तो आप लोग भारतेंदु युग को ही, तो भारतेंदु युग को आधुनिक युग भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर है राष्ट्रीय चेतना मतलब राष्ट्र को समझ, राष्ट्र के प्रति प्रेम, सामाजिक सुधार, देशभक्ति और आधुनिकता, पत्रकारिता और जन जागरण भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, देशभक्ति, आधुनिकता और पत्रकारिता, ये सब आप लोग को याद रखना है। देखिए ये सब अगर आप लोग याद रखेंगे तो हो सकता है आप लोग को पूछ लिया जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र था, उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर पूछ सकता है। तो आप लोग राष्ट्रीय चेतना, ये सब आंसर आपको नीचे कराने वाला है, लेकिन आप लोग को ये सब पॉइंट याद रखना है। अगर 15 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो अगर आप लोग को लाइन यानी हेडलाइन पता होगा तो आप लोग उसके विषय में बना के थोड़ा लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पंक्ति, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, उनकी प्रसिद्ध भाषा संबंधी युक्ति है। देखिए इसमें क्या बताया कि निज भाषा मतलब जो अपनी मातृभाषा होती है, जो अपनी भाषा होती है यानी मातृभाषा होती है, उसका उन्नति ही सब उन्नति का मूल। यानी उन्नति मतलब क्या कह सकते हैं? तरक्की। यानी जो मातृभाषा का तरक्की ही सभी तरक्कियों का आधार है। यानी मातृभाषा जो हम लोगों का मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा हिंदी है। तो यही बताया कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, यानी अपनी मातृभाषा का उन्नति ही सभी उन्नतियों का आधार है। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की प्रमुख रचना कौन सी है? तो
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचनाओं में प्रियवास विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये सब आप लोग के एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे हरिशंकर प्रसाद के विषय में, और जो आप लोग को बताएं। देखिए सभी जितने भी लेखक हैं उन सभी के प्रमुख रचनाएं आप लोग को याद करके रखना, फिक्स से पूछा जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, हरिओद की कविता कौन से प्रमुख भाव मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरिओद की कविता में प्रेम, प्रकृति, सामाजिक चेतना, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। अभिव्यक्ति मतलब क्या कह सकते हैं, उनके विषय में बताया गया है। 20वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य विशेषता क्या है? यानी जो मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताएं कहानियाँ लिखती थी, उनकी विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रीय प्रेम, भारतीय संस्कृति और सामाजिक चेतना, त्याग और नैतिक मूल्यों की प्रधानता थी। यानी इन्हीं जो विषय हैं, जैसे राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना, इन्हीं के विषय में लिखती थी। यहाँ से देखिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हुए थे। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, ये आप लोग के एग्ज़ाम में 2 बार देखिएगा। 2024-28 सेशन देखिए, और उसके पिछले 2023 नहीं 2022-26 में 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना। यानी जो रीतिकाल थे उसमें समाज कैसा था, संस्कृति कैसा था, उन सब का बैकग्राउंड बताना है। उसके साथ उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी, उस पर प्रकाश डालना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का वह काल है जिसमें काव्य शास्त्रीय नियमों, श्रृंगार, अलंकार और नायिक भेद का विशेष विकास हुआ। सामान्यतः रीतिकाल का समय लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। आप लोग को बताएं पूरा डेट क्या है, 1750 से 1900 तक याद रखना है। अगला पॉइंट है 18वीं शताब्दी तक, ये तो आप लोग जान गए। अब अगला पॉइंट देखते हैं, रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी समाज कैसा था। तो इस समय भारत में अनेक छोटे बड़े राजघराने और सामंत शक्तियाँ प्रभावशाली थी। यानी इनमें से सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन से थे? तो बड़े बड़े राजघराने और सामंत शक्तियाँ। कवियों को प्रायः राजाओं और सामंतों का आश्रय प्राप्त होता था। राज दरबारों में कविता, संगीत, चित्रकला और अन्य कलाओं का संरक्षण मिलता था। इसी कारण काव्य में दरबारी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो आप काव्य देखते हैं, कविता, कहानियाँ, उन सब में सबसे अधिक प्रभाव किसका दिखता है? तो संस्कृति का। क्यों दिखता है? क्योंकि जो राजा आता था उनके दरबार में जो राज दरबारी कवि होते थे, तो वो क्या लिखते थे? संस्कृति के बारे में लिखते थे, समाज के बारे में लिखते थे, तो इसलिए संस्कृति का प्रभाव दिखता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कौन कौन सी संस्कृति प्रचलन में थी। इस काल में संस्कृति काव्य शास्त्र की परंपरा का हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद और काव्य रीति जैसे विषयों का विशेष महत्व दिया गया है। ब्रज भाषा काव्य की प्रमुख भाषा बनी है। जो ब्रज भाषा आप लोग को याद रखना है, काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा। अगला पॉइंट देखते हैं, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है नायक नायिका भेद का विस्तृत विवरण। तीसरा पॉइंट है अलंकारों का अधिक प्रयोग, ब्रजभाषा में का व्यापक प्रयोग। ब्रजभाषा के विषय में 2-3 बार पढ़ लिए तो आप लोग को याद ही रखना है। काव्य शास्त्रीय नियमों और लक्षण ग्रंथों की रचना, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण। और 7वां है दरबारी संस्कृति और आश्रयदाता का प्रशंसा। और 8वां है वीर रस और भक्ति के कुछ उदाहरण मिलते हैं। ये सब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। 9वां है वीर रस और भक्ति के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। और 9वां पॉइंट है मुक्तक काव्य की प्रधानता। और 10वां पॉइंट है प्रेम, सौंदर्य, विरह और कलात्मक अभिव्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग को यहाँ से देखिए रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम दे सकता है, तो आप लोग को याद रखना है। अधिक से अधिक 3 पूछा जाएगा, उससे अधिक नहीं। रीतिकाल में केशवदास, बिहारी और घानानंद जैसे कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः रीतिकाल हिंदी काव्य में कलात्मक, श्रृंगार, अलंकार और काव्य शास्त्रीय परंपरा के विकास का महत्वपूर्ण युग है। आप लोग को याद रखना है। और ये तो आप लोग को याद ही रखना है, रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास, बिहारी और धनानंद। आगे बढ़ते हैं,
रीतिकाल के प्रमुख काव्य भेद। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे कि आप लोग को बताए थे कि 7 इम्पोर्टेंट 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग को बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लेना है, हो सकता है आप 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो आप लोग को एक बार सब क्वेश्चन पढ़ लेना है। लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा, 1 नंबर तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, लेकिन सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है, 1 या 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको पॉइंट याद रहे और आप किसी भी क्वेश्चन में उस पॉइंट को अगर थोड़ा भी रिलेटेबल लगे तो आप लिख सकें। यहाँ दूसरा प्रश्न खत्म हो जाता है। तीसरा प्रश्न है रीतिकालीन में काव्य। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को VVI मार्क कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपको 3-4 बार फिक्स से आपको पढ़ के जाना है। तो देखते हैं इसका आंसर। रीतिकाल काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारणों तथा उसके स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए। रीतिकालीन हिंदी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रेम, सौंदर्य, मिलन और विरह को कवियों ने अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। श्रृंगार रस के 2 प्रमुख रूप माने जाते हैं, एक है संयोग, दूसरा है वियोग। आगे बढ़ते हैं। संयोग मतलब जोड़ कर सकते हैं, वियोग मतलब जोड़ का, यानी जोड़ मतलब 2 व्यक्तियों का मिलन, और वियोग मतलब यानी अलग हो जाना। श्रृंगार की प्रधानता के कारण, पहला कारण राय दरबारों की विलासी और सौंदर्य प्रिय संस्कृति थी। विलासी मतलब आप लोग को बताएं, यानी आप वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, यानी आपके पास बहुत पैसा है तो उसे क्या कहेंगे, विलासी। दूसरे हैं कवियों को राजाओं और सामंतों का आश्रय प्राप्त था, जिसके कारण दरबारी रुचियों काव्य पर प्रभाव पड़ा। तीसरे हैं संस्कृति, काव्य शास्त्र में श्रृंगार को महत्वपूर्ण रस माना गया था। चौथा है नायक नायिका भेद तथा सौंदर्य वर्णन रीति काव्य की प्रमुख विषय वस्तु बन गए। संयोग श्रृंगार क्या है? योग में प्रेमी और प्रेमिका का मिलन, प्रेम, आकर्षण, हाव भाव, रूप, सौंदर्य तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार का वर्णन मिलता है। ये आप लोग रिलेट कर सकते हैं संयोग श्रृंगार, और ये सब दोनों आप लोग रिलेट कर सकते हैं, संयोग श्रृंगार और साथ ही वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में प्रेमी और प्रेमिका, मिलन, प्रेम, ये सब आप लोग को पढ़ने में ठीक लगता होगा। अब देखते हैं वियोग श्रृंगार, यानी ठीक ऑपोजिट, जो संयोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार है। वियोगी में प्रेमी प्रेमिका के अलग होने से उत्पन्न विरह, विरह मतलब कह सकते हैं दुख कह सकते हैं, या दूसरे से दूर होने की जो तनाव होता है उसको विरह कह सकते हैं। प्रतीक्षा, व्याकुलता और भावनात्मक पीड़ा का चित्रण होता है। घनानंद के काव्य में वियोग की अनुभूति मतलब क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस का विशेष रूप से प्रभावशाली है। आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन कवियों ने नायिका के रूप में उसका भाव, भंगिमा, वस्त्र, आभूषण और प्रेम के विभिन्न अवस्थाओं का सूक्ष्म चित्रण किया। यानी जो रीतिकाल के कवियों ने उस नायिका जो रहती थी, यानी जो हीरोइन रहती थी, उसकी भाव, भंगिमा, वस्त्र, आभूषण और प्रेम के विभिन्न अवस्थाओं का सूक्ष्म चित्रण किया। सूक्ष्म मतलब बहुत सीमित, ये कह सकते हैं बहुत शॉर्ट में। बिहारी ने कम शब्दों में, जो लेखक हैं बिहारी जी, उन्होंने कम शब्दों में प्रेम और सौंदर्य की गहरी अनुभूति व्यक्त की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब आप लोग काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे। अतः श्रृंगार रस रीतिकालीन काव्य की आत्मा के समान है। इसके माध्यम से उस युग की सौंदर्य, दृष्टि, प्रेम, भावना और कलात्मकता का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। देखिए ये प्रश्न भी आपको कर लेना है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग काफ़ी रिलेट करके याद कर पाएंगे तुरंत। केशव दास की काव्य, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको केशव दास के विषय में, जितने भी लेखक हैं, लेखक के विषय में आप लोग को लगभग 150-200 वर्ड आप लोग को पता होना चाहिए। 5 मार्क्स में एक लेखक के, किसी भी एक लेखक के विषय में आप लोग को पूछ लिया जाएगा। आप लोग को विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन को पढ़ना है, उसके विषय में फिक्स क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। कवि जितने हैं उन सबके विषय में आप लोग को हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी, इनके विषय में पढ़ लेना है। जितने भी कवि हैं आपको कवि को इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग आंसर भी बढ़िया से लिख पाएंगे। 6वां, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जितने भी कवि के विषय में है। 6वां प्रश्न देखना है। जो आप लोग को बताएं 1 नंबर तो आप लोग को करके ही जाने हैं, और 3 नंबर बताएं वो भी आपको करा ही दिए हैं। धनानंद, इसके विषय में भी आपको पढ़ लेना है। घनानंद की कर सकते हैं क्वेश्चन यहीं 15 से, अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो फिक्स है यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। और आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल, ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। पहला, तीसरा, इन सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये सब पहला, तीसरा, 9वां। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। 10वां प्रश्न देखते हैं।
हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको करके जाने। 10वां प्रश्न, भारतेंदु युग की प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियों के विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। इसका PDF टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न भी आपको बढ़िया से कर लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में फिक्स है एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन या साथ साथ 5 मार्क्स और 15 मार्क्स दोनों के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यह VVI टॉपिक है, आप लोग को याद रखना है। 11वां प्रश्न देख लिए। अब 12वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में फिक्स है 2 क्वेश्चन लोग के एग्जाम में आएगा, तो आप लोग को जितना पढ़ सकें उतना पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को एक बार पढ़ लेना है या स्किप भी कर सकते हैं। 13वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त, हाँ ये भी आपको पढ़ के जाना है। देखिए, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, एक 10 नंबर और एक 14 नंबर, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, रीतिकाल के आधुनिक काल तक हिंदी काव्य, ये भी आपको एक बार, ये आपको विशेष रूप से पढ़ लेना है। 15वां क्वेश्चन, अगर आप लोग के विषय में अगर तुलनात्मक अध्ययन आ गया, यानी क्या क्या डिफरेंस रहा रीतिकाल और आधुनिक काल के विषय में, तो ये क्वेश्चन आप लोग को ईजीली लिख पाएंगे थोड़ा तुलना करके। यानी उस काल में ये हुआ था, श्रृंगार रस प्रधान था, आधुनिक काल में वास्तविक मुद्दाओं पर जोर दिया गया। ये सब आप लोग रिलेट करके, यानी तुलना करके, डिफ्रेंशिएट करके आप लोग आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। तो आप लोग को एक बार VVI क्वेश्चन बताते हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 14 नंबर और 15 नंबर, ये सब क्वेश्चन आप लोग को करके ही जाना है। यही सब मेन क्वेश्चन है, और इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग के 15 मार्क्स और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।